Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 2, functions and constructors, and this is for 16 marks. And in today's video, we are going to cover point number 2.1. ओके हम पूरा पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर नहीं हो पाया तो हम डिवाइड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा. ओके, इफ यू आर लविंग आवर वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. So in today's video, we are going to understand point number 2.1. In that, we will understand inline function, static data members, static member functions, friend functions, और friend function के अंदर हम देखेंगे friend function using two different classes and friend function using a non-member functions. ठीक है, हम ये implement करने वाले हैं. Now let's move ahead to point number 2.1, that is the inline function. ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा. In C++, inline function provide a way to optimize the performance of a program by reducing the overhead related to the function call. ठीक है, तो फंक्शन हम जब सिंपल फंक्शन देखो, आप एक फंक्शन डिक्लेयर करते हो और फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है. जब फंक्शन कॉल होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपका कर्सर फंक्शन कॉल से जाने तक, वो फंक्शन तक पहुंचने तक टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ओवरहेड होता है इसका. तो ये रिड्यूस करने के लिए C++ में क्या कंसेप्ट है, इनलाइन फंक्शन के कंसेप्ट यूज किया है. इनलाइन फंक्शन क्या होता है, जब एक फंक्शन है और उस फंक्शन को आपको इनलाइन बनाया, आपने उसको इनलाइन बनाया, ओके, तो उस फंक्शन को जहां से आपने कॉल किया है ना, वो कॉल के जगह रिप्लेस होगा अपना कोड. ठीक है, जो इनलाइन फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है ना, वो क्या होगा, रिप्लेस होगा हमारे फंक्शन कॉल के जगह. तो हमारा कर्सर जहां से कॉल हुआ है वहां से फंक्शन की तरफ नहीं जाएगा, अभी जो फंक्शन के अंदर कोड है वहां से आएगा हमारे फंक्शन कॉल के पास. तो ठीक है, कोड डायरेक्टली आएगा हमारे फंक्शन कॉल के पास इनलाइन फंक्शन में. और सिंपल फंक्शन में क्या होता था, हमारा कर्सर फंक्शन कॉल जाता था फंक्शन के पास, फंक्शन के कोड के पास. समझ में आया? ठीक है, आगे पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी. तो देखो डेफिनेशन, when a function is specified as inline, the whole code of the inline function is inserted or submitted at the point of its call during the compilation. जब कंपाइलेशन होता है तब क्या होता है, रिक्वेस्ट सेंड की जाती है कंपाइलर को. तो कंपाइलर क्या करेगा, फिर अभी जो भी इनलाइन के फंक्शन के अंदर जो भी कोड है वो लाएगा और जहां पर हम उसने फंक्शन को कॉल किया है वहां पर इंसर्ट कर देगा. तो फंक्शन कॉलिंग की झंझट ही नहीं है अभी इसमें. ठीक है, तो टाइम भी बच जाएगा लाइक दिस वे. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नॉर्मल फंक्शन कॉल मैकेनिज्म, ठीक है, आप इनलाइन बना सकते हो, कोई टाइम नहीं लगेगा. ओके, सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द इनलाइन फंक्शन. तो इतनी थ्योरी लिखी है, हिस्ट्री है. तो हम फंक्शन को यूज करते हैं स्पेस बचाने के लिए या फिर रिपीटेड कोड अवॉइड करने के लिए. लेकिन अब जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसको कॉल भी करना पड़ता है उसको रन करने के लिए. जब हम कॉल करते हो ना, तो उसको आपको रजिस्टर का पास करना पड़ता है, फंक्शन के ऊपर जंप करने पड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं. उसके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना, वो ओवरहेड बन जाता है. ठीक है, उस ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए हमारे एक सी में कंसेप्ट था मैक्रोज करके, लेकिन उसमें भी कुछ तो डिसएडवांटेज है. क्या ड्रॉबैक है कि वो एक फंक्शन नहीं है. ठीक है, उसमें एरर चेकिंग नहीं हो पाती प्रॉपर्ली ड्यूरिंग कंपाइलेशन. तो C++ उसके पास एक सोल्यूशन है इसको रिड्यूस करने के लिए और फिर अवॉइड करने के लिए, फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए फंक्शन कॉलिंग को, क्या है, इनलाइन फंक्शन है. ठीक है, तो ये लास्ट देखो, C++ हैज अ डिफरेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. ओके, टू एलिमिनेट द कॉस्ट ऑफ द कॉल्स टू द स्मॉल फंक्शन. ओके, ये देखो इनलाइन फंक्शन आप बस छोटे फंक्शन को ही बना सकते हो. एक लाइन के कोड को बस आप उस फंक्शन को इनलाइन बना सकते हो. अगर मल्टीपल लाइन से उस फंक्शन के अंदर, तो वो आप फंक्शन इनलाइन नहीं बना सकते. ठीक है, बस एक लाइन के कोड को या फिर एक फंक्शन है उसके अंदर बस एक लाइन ऑफ कोड है, तो उसको ही आप फंक्शन को इनलाइन बना सकते हो, बाकी किसी फंक्शन को इनलाइन नहीं बना सकते. ठीक है, तो C++ propose a new feature called the inline function. An inline function is a function that is expanded in line when it is invoked. That is, compiler replaces a function call with the corresponding function code. तो कंपाइलर क्या करेगा, फंक्शन कॉल को रिप्लेस करेगा फंक्शन के कोड को, मतलब फंक्शन के अंदर जो कोड है उसको रिप्लेस करेगा फंक्शन कॉल के. लाइक दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. तो पहले हम डायग्राम देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा. देखो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, आपने स्टार्ट किया, ये आपका कोड है, और जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो क्या होगा, हमारा कर्सर पास होगा फंक्शन के पास और फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा. एग्जीक्यूट होने के बाद वापस वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, ये था हमारा नॉर्मल फंक्शन जो अब तक यूज करते थे. अभी इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, जब आपने स्टार्ट किया और जब फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो ये आपको उस कोड की तरफ जाने के नहीं है, कोड ऑटोमेटिकली उस आपके फंक्शन के पास आया. देखो ये कोड आपके जहां कॉल किया है ना, वो कोड आपके पास आया है, फंक्शन कॉल के पास आया है. तो डायरेक्टली इसके नीचे जाने का कोई झंझट नहीं कि यहाँ से वापस जहां पर डिक्लेयर है वहां जाओ.
नहीं, तो टाइम बच जाता है इनलाइन फंक्शन में, जहां कॉल हुआ है ना वहां अपना कोड आ जाता है। ठीक है, लाइक दिस वे। सो दिस इज योर इनलाइन फंक्शन का कंसेप्ट है। फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट करो और स्टॉप करो। समझ में आया बेसिक कंसेप्ट? ओके, अभी इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे हम डिक्लेयर करेंगे। आपको यूज करना है इनलाइन कीवर्ड। तो देखो, इनलाइन फंक्शन की नेम के वजह से आपको क्या आगे लिखना है, इनलाइन लिखना है, और फंक्शन के अंदर जो भी लिखना है आपको लिखना है। सिंपल सा एग्जांपल देखो, हमने एक क्यूब नाम का एक हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, और वो इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन रिटर्न टाइप है डबल, तो क्यूब। ओके, फंक्शन का नाम है क्यूब, और क्यूब के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया है ए, और इसमें देखो बस एक लाइन ऑफ कोड है, बस एक ही लाइन है। ओके, आप उस फंक्शन को इनलाइन बना सकते हो जिसमें बस सिंगल लाइन ऑफ कोड है। अगर ऐसे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होता तो आप फंक्शन को इनलाइन नहीं बना सकते। तो आपको सिंपल फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। बस स्मॉल फंक्शंस को बनाने के लिए बस हमने इनलाइन को यूज किया है। ओके, स्मॉल फंक्शन को कॉल करने के लिए, उसका टाइम बचाने के लिए हमने इनलाइन को यूज किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम है अभी। तो ये हमारा ये आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड आपको पता चल गया होगा आप क्यों यूज करते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, इनलाइन फंक्शन। हम मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करेंगे, इनलाइन फंक्शन है। इनलाइन कीवर्ड यूज किया, इंटीजर, स्क्वायर, और हमने पैरामीटर पास की इंटीजर एक्स। फिर हमने क्या किया, रिटर्न किया स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। ठीक है, हमने स्क्वायर को रिटर्न किया। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने एक नंबर दिया है, मतलब जो मुझे एक्स को वैल्यू देना है वो डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर को मैंने कॉल किया है, और स्क्वायर के अंदर यहाँ पर पैरामीटर ले रहा है x, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ से पास की 5। तो ये हमने स्टोर किया इसे रिसोर्स वेरिएबल में, और हम यहाँ पर स्टोर किया उसका रिजल्ट, और मैंने रिसोर्स को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अभी देखो हमारा नॉर्मल, अगर ये फंक्शन इनलाइन नहीं है तो जहां से फंक्शन कॉल होगा ना, तो हमारा कर्सर यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसा जाना पड़ता था, और फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वापस नीचे आएगा यहाँ पर, फिर हम ये वैल्यू इसमें स्टोर होगी और ये रन करेगा। स्टोर होने के बाद ये प्रिंट होगा। लेकिन इनलाइन फंक्शन में क्या हो रहा है, अभी देखो इनलाइन फंक्शन में जब यहाँ पर कंपाइलर होती है और ये ऐसा दिखता है कि कॉल किया है और ये फंक्शन इनलाइन है, तो ये कोड एज इट इज क्या यहाँ नहीं आता, ये कोड रिप्लेस किया जाता है, ये स्क्वायर वाला रिप्लेस किया जाएगा आपके यहाँ। तो यहाँ आपका रिप्लेस किया जाएगा डायरेक्टली, तो हमारे कर्सर को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सो दिस इज द बेसिक सिंपल प्रोग्राम फॉर योर इनलाइन फंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ तो ये थोड़े से चीजें आपको लिखने के लिए मैं रीड करूंगा। देखो, इट इज इजी टू मेक अ फंक्शन इनलाइन। ओके, बस आपको इनलाइन कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। प्रीफिक्स द कीवर्ड इनलाइन टू द फंक्शन डेफिनेशन। ओके, सो द इनलाइन फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर दे आर कॉल्ड। पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसको कॉल करना पड़ेगा, लाइक दिस वे। ओके, द स्पीड बेनिफिट ऑफ अ इनलाइन फंक्शन diminish as the function grows in size। अगर आपका फंक्शन बड़ा होते जा रहा है तो इनलाइन की कंसेप्ट यूज नहीं होगी। बस जब अपना स्मॉलर प्रोग्राम है, एक लाइन का कोड है, तब वो इनलाइन की काम करेगा। ठीक है, अगर मल्टीपल लाइन है तो आप नॉर्मल फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, इनलाइन फंक्शन का कोई इसमें यूज नहीं होगा फिर। ठीक है, बस एक लाइन ऑफ कोड है तो ही आप इनलाइन फंक्शन बना सकते हो। ओके, तो रिमेंबर दैट द इनलाइन कीवर्ड merely sends a request, नॉट अ कमांड। तो इनलाइन कीवर्ड क्या सेंड करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है कंपाइलर को, कमांड नहीं सेंड करता। तो कंपाइलर इग्नोर कर सकता है उस रिक्वेस्ट को ड्यू टू द फंक्शन डेफिनेशन इज टू लॉन्ग। अगर फंक्शन डेफिनेशन बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या करेगा, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। तो आपका इनलाइन कीवर्ड क्या करता है, इनलाइन कीवर्ड हमारे कंपाइलर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, ये इनलाइन फंक्शन है और इसके अंदर का जो भी कोड है वो फंक्शन जहां पर कॉल किया है वहां पर रिप्लेस करना है। ठीक है, ये कौन भेजता है, हमारा इनलाइन कीवर्ड भेजता है कंपाइलर को। लेकिन कंपाइलर इग्नोर कर सकता है मैसेज को या फिर रिक्वेस्ट को। क्यों? बिकॉज जो भी इनलाइन के अंदर जो भी अपने कोड लिखा है वो बड़ा हो सकता है या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? सम ऑफ द सिचुएशन विद इनलाइन एक्सपेंशन मे नॉट वर्क। इनलाइन कहां पर काम नहीं कर सकता, देखो, फॉर फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यूज इफ अ लूप और स्विच और गो टू एग्जिस्ट। ठीक है, तब नहीं यूज करेगा। फॉर द फंक्शंस नॉट रिटर्निंग वैल्यूज फॉर रिटर्न स्टेटमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, सो द फंक्शंस कंटेन स्टैटिक वेरिएबल्स इफ इनलाइन फंक्शंस आर रिकर्सिव। तो यहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा इनलाइन एक्सपेंशन। तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो यहाँ भी वही एग्जांपल है लेकिन दो इनलाइन फंक्शन क्रिएट किए। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रेफरेंस बुक से मैंने लिया है, आप रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हो। जो भी मैं लिया है सारा रेफरेंस बुक से लिया है। ठीक है, तो ये सेम कोड है, मैंने स्क्वायर का किया था, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का किया है, और इनलाइन उनको दोनों फंक्शन को बनाए हैं
और इसके अंदर देखो एक लाइन ऑफ कोड है बस, ठीक है। फिर यहाँ से हमें क्या दो वैल्यू चाहिए, राइट, तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू चाहिए। तो मैंने a किया, b किया, तो यहाँ से देखो मल्टीप्लीकेशन को दो वैल्यू पास किया, डिवीजन को दो वैल्यू पास किया। तो जब मैंने यहाँ पर कॉल किया है ना मल a कॉमा b, तो ये फंक्शन कॉल की जगह आपका क्या आएगा, ये मल वाला फंक्शन रिप्लेस होगा यहाँ पर, ठीक है। ना कि आपका कर्सर यहाँ जाएगा इसके अंदर का कोड करेगा वापस आएगा। ये कब होता है, जब नॉर्मल फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता, ठीक है, समझ में आया। सो ये भी आप कोड आप लिख सकते हो। नाउ ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टैटिक डेटा मेंबर। अभी डेटा मेंबर क्या होता है, वेरिएबल होगा, और वो वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करते हैं हम, क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। हमें डेफिनेशन पता है क्लास की, व्हाट इज द क्लास, द क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड अ मेंबर फंक्शन। और जो भी डेटा मेंबर है या फिर वेरिएबल है वो अपने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, उसको आपको स्टैटिक बनाना है। वो मतलब कि आपको स्टैटिक कीवर्ड को यूज करना है, ठीक है, समझ में आया क्या करना है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर और द क्लास मेंबर दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। तो मैंने यही बताया अभी आपको। तो उसको कोई तो रूल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक मेंबर हैज अ सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर फॉलोज। First, only one copy of a data member is created for the entire class and is shared by all the objects of the class, no matter how many objects are created. सब ऑब्जेक्ट को, जितने ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है उस क्लास के लिए क्रिएट करो, लेकिन एक ही कॉपी वो सारे ऑब्जेक्ट को शेयर होगी, ठीक है, ये बेसिक है। उसके बाद इट इज इनिशियलाइज बिफोर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले, ओके, इवन बिफोर द मेन स्टार्ट्स आउटसाइड द क्लास इटसेल्फ, ठीक है। तो इट इज विजिबल, कैन बी कंट्रोल्ड विद द क्लास एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर उसकी विजिबिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स लाइफ टाइम इज अ एंटायर प्रोग्राम। उसकी लाइफ टाइम क्या है, जब तक एंटायर प्रोग्राम है तब तक उसकी स्टैटिक डेटा मेमोरी की लाइफ टाइम है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको कोड थ्रू समझेगा, ठीक है, फिर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। तो देखो यहाँ पर आप जब क्लास के अंदर सिंपल डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हो इंटीजर a इज इक्वल टू 5, तो आप a की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए आप डिफरेंट रख सकते हैं। लेकिन जब आप क्लास के अंदर जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डेटा मेंबर डिक्लेयर करेंगे, उसको स्टैटिक बनाएंगे और उसमें कुछ तो वैल्यू स्टोर करेंगे, तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए वही वैल्यू सेट होगी, कोई आप चेंज नहीं कर सकते उसको। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, समझ में आया। सो ये जो था ना, ये एज इट इज मैंने यहाँ पर पीछे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वो एज इट इज था लेकिन थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में। ये मैंने फोटो आपके रेफरेंस बुक से लिया है, ओके, यू कैन रेफर योर रेफरेंस बुक, मैं वहां से आपको सब पढ़ाता हूँ। तो देखो सिंटैक्स देखो कैसा है, क्लास का नेम डालना है और क्लास के अंदर आप डेटा मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शन होंगे, इसमें से हम डेटा मेंबर पर फोकस कर रहे हैं। तो डेटा मेंबर आपको जब स्टैटिक बनाना है तो आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है, फिर डेटा टाइप जो लगाना है और डेटा मेंबर का नाम, मतलब वो वेरिएबल होता है, ठीक है, समझ में आया। वो क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, सो हम क्या कहेंगे, डेटा मेंबर कहेंगे। और वही जब स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे तो क्या होगा, स्टैटिक डेटा मेंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका कोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको इतना बड़ा नहीं है, दो प्रोग्राम है, तो ये पहले कोड को समझो। तो देखो यहाँ पर हमारा तो ये इनपुट किया हमने सारा, ओके, मतलब जो भी लाइब्रेरीज है वो इनपुट किया यूजिंग नेम से स्टैंडर्ड यूज किया। तो यहाँ पर मैंने क्लास को डिक्लेयर किया a, फिर मैंने यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया और इसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा मेंबर x, और उसको मैंने स्टैटिक बनाया है। ओके, याद रखो आप जब वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हो, डेटा मेंबर को स्टैटिक बनाते हो, तो आप यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आपको स्टैटिक वेरिएबल या फिर स्टैटिक डेटा मेंबर की असाइन करना है आपको इस क्लास के बाहर। तो क्लास के बाहर ही आपको वैल्यू असाइन करनी है, और मैंने आपको बोला था कि कैसे असाइन करेंगे बाहर। तो जो भी डेटा टाइप है वो, फिर क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर वेरिएबल का नाम है, फिर डेटा मेंबर का नाम, और फिर उसको वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। वैल्यू हम स्टैटिक डेटा मेंबर या फिर स्टैटिक मेंबर को यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। फिर हमने यहाँ पर एक क्या लिया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एज ए टाइप। तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ऐसे बस मैंने कॉल किया है, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं कंस्ट्रक्टर की। आप जब सिंपल प्रोग्राम करना चाहते हो तो बस स्टैटिक इंट x लिखो, फिर हम ये कंप्लीट करो, क्लास को कंप्लीट करो, इसकी वैल्यू आप बाहर इनिशियलाइज कर दो, फिर मेन फंक्शन के अंदर आपको लिखना है, प्रिंट करना है एक्सेसिंग स्टैटिक डेटा मेंबर, ऐसे कुछ तो लिखो, और फिर क्लास का नाम डाल दो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करो और वेरिएबल का नाम डाल दो, तो हो गया हमारा आउटपुट। तो हमने कंस्ट्रक्टर को ऐसे कॉल नहीं किया, ओके। तो यही था, एक सिंपल सा कोड मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर भी हमने सेम किया है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो हमें काउंट करना है वैसा। तो अब देखो एक क्लास है टेस्ट, और उसमें मैंने एक काउंट को क्या बनाया है, स्टैटिक बनाया है,
ठीक है। तो ये पब्लिक ही है, तो उसके अंदर मैंने टेस्ट कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा है। उसके बाद एक मेंबर फंक्शन है, और मेंबर फंक्शन क्या कर रहा है अभी यहाँ पर काउंट को प्रिंट करेगा। ठीक है। अभी देखो मैं, ये कॉन्स्ट है तो ये क्या है काउंट, ये स्टैटिक है तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू असाइन नहीं कर सकता या फिर इनिशियलाइज नहीं कर सकता। मैंने कहाँ पर इनिशियलाइज किया है, बाहर इनिशियलाइज किया है, क्लास के बाहर। तो कैसे इनिशियलाइज किया, जो वेरिएबल हमने यूज किया है वो, फिर क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, हमारा वेरिएबल का नाम या फिर डेटा मेंबर का नाम, और उसको जो वैल्यू देना है वो दे दी। ठीक है। फिर मैंने मेन फंक्शन यूज किया, फिर हमारे टेस्ट के मैंने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी मैंने क्रिएट किया, और देखो फिर तीनों से शो मेथड कॉल किया। तो जितना काउंट है तीनों को सेम होगा। ठीक है, तीनों को हमने सेम काउंट कर दिया, तो स्टैटिक है इसीलिए काउंट का तीनों का भी सेम आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है। नाउ ये भी कोड सेम ही है, तो मैंने बस इसको सिंपल में करके यहाँ पर आपको बताया। देखो ये वाला कोड सिंपल में करके यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, आप ये भी रेफर कर सकते हो, आपके रेफरेंस बुक का ये। तो मैंने रेफरेंस बुक का कोड लिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सिंपल बनाया था, और ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए एकदम शॉर्ट बनाया था कोड। ठीक है, यहाँ पर मैंने कमांड ये भी दिए कमेंट्स, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। So this is your static data member. Now let's understand static member function. जैसे हमने static member variable किया था, वैसा सेम आपको static member function को करना है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। सेम ये कंसेप्ट अलग है, थोड़ा देख लो। ठीक है, लाइक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल वी कैन आल्सो हैव स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जहां आपने मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक बनाया था, वैसे ही हम क्लास के अंदर के फंक्शन या फिर मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बना सकते हैं। तो मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जो मेंबर फंक्शंस को स्टैटिक बनाया है उनके पास कौन से प्रॉपर्टीज होती है, देखो। फर्स्ट, a static function can have access to only other static members, functions or the variables declared in the same class. अगर एक फंक्शन है वो स्टैटिक है, तो उसको बस एक्सेस किसका रहेगा, स्टैटिक मेंबर्स का रहेगा। स्टैटिक मेंबर मतलब वो स्टैटिक फंक्शंस हो सकते हैं या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं। समझ में आया। वो सेम क्लास के अंदर के स्टैटिक मेंबर्स एंड स्टैटिक फंक्शन को ही एक्सेस कर पाएगा। कौन, स्टैटिक फंक्शन। ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम। ओके, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्लास नेम से भी हम उसको कॉल कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द क्लास नेम। तो आपको क्लास नेम यूज करना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करो, जो भी आपने स्टैटिक फंक्शन बनाया तो उसका फंक्शन का नाम डाल दो। अगर आप क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बिना ऑब्जेक्ट के भी आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखेंगे हम एग्जांपल में, मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे ये जो लिखा है वो सिंपल करके लिखा है, एकदम डिटेल में लिखा है इसका। ये आपका रेफरेंस बुक का था, मैंने यहाँ पर सिंपल बताया आपको यहाँ पर। तो देखो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन द क्लास इज अ फंक्शन, ये तो आपको पता है अभी, दैट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक बिकॉज ऑफ विच फंक्शन अटेन्स सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो उसके पास कोई तो प्रॉपर्टीज होगी, वो प्रॉपर्टीज मैंने नीचे एनलिस्टेड किए हैं। ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ओके ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो इंडिपेंडेंट है ओके ऑब्जेक्ट पर हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। दूसरा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड इवन इफ नो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जिस्ट। मैंने बताया अगर क्लास को ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करना, फिर भी आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे हम। A static member function can also be accessed using the class name through the scope resolution operator. तो दूसरे भी मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट उस क्लास का नहीं है तो भी हम कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से या क्लास नेम से। तो ठीक है। उसके बाद स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। ठीक है, मैंने अभी बताया वो। Static member function have a scope inside the class and cannot access the current object pointer. स्टैटिक मेंबर फंक्शन को बस इनसाइड द क्लास का ही स्कोप है, और वो करंट ऑब्जेक्ट पॉइंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई होप आपको सबको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। ओके, तो यू कैन आल्सो यूज अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन टू डिटरमाइन हाउ मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैज बीन क्रिएटेड। आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए कि कितने क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट है। ठीक है, सो ये देखो, ये दो लाइन थे, दो थे, तो इसको मैंने ब्रेक डाउन करते करते इतने बनाए हैं। तो ठीक है, तो आप ये रेफर कर सकते हो आपको एग्जाम में लिखने के लिए। मैं सारे नोट्स बनाता हूँ आपके रेफरेंस बुक से ही। तो द रीजन वी नीड स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमें क्यों चाहिए, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसको स्टोर करने के लिए कौन काम आता है, स्टैटिक मेंबर्स काम आता है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल आइडिया। तो देखो एग्जांपल से आप सब क्लियर हो जाएगा, बस एग्जांपल पर फोकस करो, थ्योरी आपको मन से लिखना पड़ता है। सिंटैक्स पर फोकस करो, प्रोग्राम पर फोकस करो, थ्योरी आपसे मन की लिखने की होती है एग्जाम में। तो देखो सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे इस प्रोग्राम थ्रू। तो जितने भी इंपोर्ट किया, मैंने इंपोर्ट किया, नेम स्पेसिफायर यूज किया, फिर मैंने क्लास डिक्लेयर किया बॉक्स, फिर इसके अंदर मैंने स्टैटिक डेटा मेंबर्स किए, स्टैटिक, और इसको मैंने प्राइवेट बनाया। ठीक है, स्टैटिक इंट लेंथ, स्टैटिक इंट ब्रेड्थ, स्टैटिक इंट हाइट। तो मैंने जितने भी डेटा मेंबर्स है मतलब वेरिएबल्स, उसको मैंने स्टैटिक बना लिया। फिर मैंने हमारा एक प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, मतलब मेंबर फंक्शन है, उसको भी मैंने स्टैटिक बनाया, स्टैटिक कीवर्ड डाला। हम ये कंसेप्ट समझ रहे हैं अभी स्टैटिक मेंबर फंक्शन की। स्टैटिक डेटा मेंबर की पिछले भी मतलब पिछला पार्ट में हमने कवर किया था, पहले देखा था। ठीक है, इसको मैंने पब्लिक बनाया है, प्रिंट एक फंक्शन है उसको मैंने स्टैटिक बनाया है, उसके अंदर मैंने लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट को प्रिंट किया है बस यहाँ पर, और मैंने क्लास कंप्लीट। Okay, we know that we cannot assign the value to length, breadth, height
जो भी स्टैटिक डेटा मेंबर्स को हम वैल्यू क्लास के अंदर असाइन नहीं कर सकते, तो हम कहाँ असाइन करेंगे? क्लास के बाहर। तो मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट को मैंने क्लास के बाहर उसको वैल्यू असाइन किया। तो कैसे असाइन करेंगे? इंट मतलब क्या, जो भी टाइप का है वो इंटीजर टाइप के, इसलिए मैंने इंट, क्लास का नाम बॉक्स, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और जो भी वेरिएबल का नाम है उस वेरिएबल में क्या स्टोर करना है वो। तो मैंने लेंथ को 10 सेट किया, ब्रेथ को 20 सेट किया, हाइट को 30 सेट किया। तो ड्राइवर कोड मतलब आपका मेन कोड। तो ये मेन कोड है। तो पहले मैंने देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बॉक्स का, बॉक्स बी, और बी से मैंने इस प्रिंट को कॉल किया। ओके, हमारे इस डेटा मेंबर को सॉरी मेंबर फंक्शन को कॉल किया। तो उसके क्या, उसके अंदर क्या लिखा है देखो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड थ्रू ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल करेंगे बी डॉट प्रिंट, प्रिंट हमारा मेंबर फंक्शन, तो हमने ये ऑब्जेक्ट से कॉल किया। तो देखो आउटपुट देखो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड थ्रू ऑब्जेक्ट नेम, जो ऑब्जेक्ट है तो हमारा 10 20 30 प्रिंट हो गया। मैंने आपको कहा था बिना ऑब्जेक्ट को भी हम कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। कैसे कॉल करेंगे देखो, तो मैंने सी आउट डाल दिया है, पर स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड थ्रू क्लास नेम। क्लास नेम से भी हम एक्सेस करेंगे इसको। कैसे हम एक्सेस करेंगे? क्लास का नाम जो है बॉक्स, वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाओ, और प्रिंट हमारा मेंबर फंक्शन है वो लगाओ। तो देखो स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड थ्रू क्लास नेम, और जो भी है 10 20 30 प्रिंट हो गया। समझ में? अगर आपने ऑब्जेक्ट भी अपने क्रिएट नहीं किया उस क्लास का, तभी भी हम हमारे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं यूजिंग दी क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम। समझ में आया? आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक डेटा मेंबर का कोड लिखना है। आप देखो ये रेफरेंस बुक का है, आप ये भी लिख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर सिंपल में एक्सप्लेन किया है। आप दोनों स्टैटिक मेंबर फंक्शन को, स्टैटिक डेटा मेंबर को, ये कोड लिख सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन, और इसमें दो कांसेप्ट है, यूजिंग टू डिफरेंट क्लासेस एंड यूजिंग नॉन मेंबर फंक्शन। तो पहले हम सीखेंगे मैं फ्रेंड फंक्शन क्या है। तो देखो नाम है फ्रेंड फंक्शन। देखो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। A friend function in C++ is a function that is not a member of a class but has access its private and protected members। हमें पता है एक क्लास है, और क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स है, मेंबर फंक्शन से अगर इसको प्राइवेट किया तो बाहर का कोई भी उस डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर इसको प्रोटेक्टेड बनाया है तो बाहर का कोई एक्सेस नहीं करेगा, लेकिन उसको इनहेरिटेंस में हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फंक्शन एक फ्रेंड फंक्शन है तो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी क्लास के वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है? अगर आप एज्यूम करो आप एक क्लास हो और आपका कोई तो एक फ्रेंड है, तो आपके जितने भी प्राइवेट चीज है आपके फ्रेंड को पता है, अल तो वो आपके फैमिली से बाहर है लेकिन उसको पता है। ओके, वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज की है फ्रेंड फंक्शन की। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, टू डिक्लेयर अ फ्रेंड फंक्शन वी यूज टू कीवर्ड फ्रेंड इनसाइड क्लास। वो फ्रेंड फंक्शन या फिर फ्रेंड कीवर्ड आपको यूज करना है। देखो क्लास है, क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स है, मेंबर फंक्शन से लिखने का, और आपको इसे फ्रेंड फंक्शन आपको इसके अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है क्लास के अंदर। ठीक है, कोड से थ्रू हम आपको कंसेप्ट एकदम सिंपल बना देंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका रेफरेंस बुक से मैंने लिया है, पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, आप रीड कर सकते हो। टू मेक एन आउटसाइड फंक्शन फ्रेंडली, क्लास के बाहर का फंक्शन को फ्रेंडली बनाना है, हमारे डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो जो भी फंक्शन बाहर का है उसको आपको बस फ्रेंड एज डिक्लेयर करना है क्लास के अंदर। फ्रेंड जिसका रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम, और फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर्स है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, और क्लास के बाहर उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लास के बाहर उसको डिफाइन करना है। अगर आपको चाहता है कि उस क्लास से डेटा मेंबर्स ले एक्सेस करे प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो वो आपको फ्रेंड एज अ डिक्लेयर आपको क्लास में करना पड़ता है। फ्रेंड तो कैसे करने का? फ्रेंड कीवर्ड वॉइड मतलब रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, और जितने भी पैरामीटर के पैरामीटर दे दो, नहीं दे रहा तो मत दे दो। ठीक है, द फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी प्रोसीड बाय द कीवर्ड फ्रेंड। तो वो पूरा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना वो यहाँ पर लिखा है। A function is defined elsewhere in a program like a normal C++ function। आपको बस डिक्लेयर करना है इसके अंदर, और डिफाइन आप फंक्शन के क्लास के बाहर कहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, the function definition does not use either the keyword friend or a scope resolution operator। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो कोई भी आपको फ्रेंड ऐसा डिक्लेयर नहीं करना, या फिर कोई स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं यूज करना। जैसे आप सिंपल फंक्शन लिखते हो वो आपको बाहर डिफाइन करना है, लेकिन आपको क्लास के अंदर बस आपको फ्रेंड कीवर्ड लगाना है और उसको डिक्लेयर करना है। ठीक है, a function can be declared as a friend if any number of classes, okay, if in any number of classes, okay, कितने भी classes पर आप इस friend function को define कर सकते हो। a friend function although not a member function but has full right to access a private members of a class। ठीक है, वो उस क्लास के अंदर नहीं है, क्लास का मेंबर नहीं है, फिर भी वो एक्सेस करेगा बिकॉज इट इज ए फ्रेंड फंक्शन। समझ में है बेसिक कंसेप्ट? ओके, तो यहाँ पूरा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। देखो it is not in the scope of the class to which it has been declared as a friend। वो क्लास के अंदर नहीं है, क्लास का स्कोप नहीं है। ओके, वो फंक्शन हम फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं।
Since it is not the scope of the class, it cannot be called using the object of the class. ठीक है, तो जो फ्रेंड फंक्शन हम डिक्लेयर करने वाले हो स्कोप नहीं है, क्लास का चीज नहीं है, तो वो हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, क्लास के ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस नहीं कर सकते लाइक दिस वे। ओके, इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जिससे हम सिंपल फंक्शन को कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, वैसे ही हम फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, unlike member function, it cannot access the member names directly and has to use the object name and the dot membership operator with each member name. ओके, वो यूजिंग द फंक्शन के नाम से, डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन के नाम से उसको एक्सेस नहीं करेगा, उसको ऑब्जेक्ट नेम और मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर लगेगा। ठीक है, so it can be declared either in a public or private part of a class without affecting the meaning. तो friend function आप private public part में declare कर सकते हो। Usually it has object as argument। तो argument friend function को object as argument तो object pass करते थे। एग्जांपल से समझ लेंगे। तो ये देखो सिंपल सा एग्जाम है, तो हम केस 1 फ्रेंड फंक्शन यूजिंग 2 डिफरेंट क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्लास डिक्लेयर किए 2। ओके, तो ये आपका पहले तो सारा इंपोर्ट किया, तो देखो आपने क्लास ए बनाया, उसके अंदर प्राइवेट है नम ए करके एक नंबर है, एक ए नाम का। तो पब्लिक हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया और उसके अंदर एक पैरामीटर है एक्स और नीचे मैंने एक्स की वैल्यू नम ए को मैंने असाइन कर दी। ठीक है, और देखो इसके अंदर मैंने क्या किया है, फ्रेंड फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है ऐड को और डिफाइन मैंने देखो बाहर किया है। डिफाइन मतलब आपको सिंपल जैसे फंक्शन डिफाइन करते हो करने का। तो इंटीजर ऐड किया और इसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया एज आर्गुमेंट। तो ये मैंने यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट बनाया है। क्लास ए का ऑब्जेक्ट obj1 है, कॉमा बी क्लास बी, देखो ये क्लास बी है ना, इसका मैंने ऑब्जेक्ट obj2 बनाया है। फिर मैंने रिटर्न किया obj.name प्लस obj.2.numB, जो मैंने डॉट ऑपरेटर मैंने बोला था ना यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारा यहाँ पर अप्लाई किया है। तो ये मुझे फ्रेंड फंक्शन बनाना है। तो 2 क्लासेस मैंने क्रिएट की, क्लास ए क्लास बी। क्लास ए का प्राइवेट है नम ए और प्राइवेट डेटा मेंबर है नम बी, और मैंने यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्टर, मैंने कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट आपको आगे है वो भी पढ़ेंगे। ओके, बस आप ध्यान से देखो, अभी ये मैं एग्जीक्यूट करके देखो, मैंने एग्जीक्यूट करके मैंने यहाँ पर डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है बी, इसके अंदर पैरामीटर है वाई और मैंने वाई की वैल्यू मैंने नम बी को असाइन की। और देखो फ्रेंड फंक्शन को मैंने यहाँ पर किया और यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया है, इंट मतलब रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम और जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो मैंने यहाँ पर दिए, और बस आपको फ्रेंड से आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, अगर दूसरा क्लास जो बनाएंगे वो आपको पहले फॉरवर्ड डिक्लेरेशन यहाँ पर करना पड़ता है। तो ओके, जो भी दूसरा क्लास बनाएंगे तो उसको पहले आपको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना पड़ेगा पहले क्लास के आगे। तो मैंने देखो यहाँ पर मैंने ओके मैंने कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास की 5, मतलब इसको मैंने वैल्यू पास की 5, तो 5 या तो नम ए में वैल्यू आ जाएगी 5, और बी कंस्ट्रक्टर मैंने वैल्यू पास की मतलब y में वैल्यू पास की 10, और मैंने तो y असाइन टू नम बी, तो नम बी में वैल्यू आ गई 10। तो देखो अल्दो ये नम बी प्राइवेट है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर आउटपुट आएगा, नम ए में वैल्यू क्या है 5 और नम बी में वैल्यू क्या है 10, तो इसका आउटपुट 15 ऐसा प्रिंट करके आएगा। देखो आ गया 15। ओके, अल्दो ये बाहर है फंक्शन के, लेकिन फिर भी नम ए और नम बी को एक्सेस कर रहा है, बिकॉज वी हैव डिक्लेयर दिस फंक्शन एज अ फ्रेंड इनसाइड क्लास ए एंड क्लास बी। समझ में आया? So this is the basic concept behind your friend function using 2 different classes. Now let's see second case, friend function using a non-member function. Okay, तो देखो a friend function can also be a normal function not inside any class that is declared as a friend inside a class. ठीक है, तो देखो एग्जांपल देखो, तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया सारा। तो हमारा एक क्लास है माई क्लास करके, और उसमें एक प्राइवेट डेटा मेंबर है सीक्रेट, और पब्लिक में मैंने उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है इस माई क्लास का, और उसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया है एक्स, और जो भी एक्स की वैल्यू मैंने दी है वो मैं सीक्रेट में स्टोर की है, मतलब इसमें मैंने स्टोर किया है। और मैंने यहाँ पर एक फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है डिस्प्ले सीक्रेट, और माई क्लास क्या है, ये माई क्लास क्या है मतलब ऑब्जेक्ट है जो मुझे चाहिए वो मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और मैंने फ्रेंड को डिक्लेयर किया है यहाँ पर, और ये मैंने क्लास के बाहर मुझे डिफाइन करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। तो void डिस्प्ले सीक्रेट नाम का हमारा फंक्शन है, और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर किया, और मैंने obj.secret मतलब जो भी सीक्रेट में वैल्यू है ना वो मैंने यहाँ पर प्रिंट की। मतलब मैंने अभी कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट पास किया क्या 42 मैंने इसे पास किया, तो y में वैल्यू आएगी 42, x में वैल्यू आएगी 42, तो ये 42 सीक्रेट में स्टोर हो जाएगी 42 करके। और देखो हम यहाँ पर obj.secret को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब obj.secret में वैल्यू क्या है 24, तो secret is 24 ऐसे करके यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा।
So this is a basic concept behind a friend function using a non-member function. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा. सो आई होप आपका 2.1 क्लियर है. कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करो या फिर कमेंट में बताओ, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी. ठीक है, अगर मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो मुझे मैसेज कर सकते हो आप. ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, मैं वहां पर नोट्स अपडेट करता हूँ. ओके, so I will meet you next video with point number 2.2. Till then, thank you. Bye bye.